तो इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर आए थे, लेकिन उनमें से एक ट्रैवल के बारे में हमने समझा, वो था अल-ब्रूनी। क्लास 12th की हिस्ट्री के अंदर चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ट्रैवलर को बताया गया है। एनसीईआरटी ज़रूर उन चैप्टर्स के ट्रैवलर्स को ही कवर करती है जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी के लिए और ज़्यादा पढ़ना है तो हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ वीडियो का सेकंड पार्ट है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और दूसरे ट्रैवल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो है इब्न बतूता। गाना बहुत सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता, है ना, पहले तो करता है फुर उड़ जावे चिड़िया फुर फुर, ऐसा कुछ गाना था और आई होप आपने वो गाना सुना होगा। डेड इश्क क्या मूवी है, उसमें इब्न बतूता का जिक्र करा गया। इब्न बतूता का जिक्र करने का रीज़न क्या है दोस्तों? ये जिक्र करने का रीज़न ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे यात्री थे, बहुत सारे ट्रैवलर हैं, लेकिन उन सभी ट्रैवलर में से इब्न बतूता वाज वन ऑफ दैट पर्सन जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी पूरे उस टाइम पीरियड में भारत के सभी कॉन्टिनेंट पे होके आ चुका था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये व्यक्ति है हमारा सबसे प्रारंभिक विश्व यात्री जो मोरक्को के अंदर पैदा हुआ। साउथ अफ्रीका का एक शहर कंट्री है मोरक्को, और मोरक्को के अंदर तंजीर करके एक जगह है, वहाँ पर ये शुरुआती समय से स्कॉलर फैमिली से बिलोंग करता था, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था, और छोटी सी उम्र से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। और इसी वजह से ये व्यक्ति जो है एक चीज़ बिलीव करता था, उसका मानना यह था कि किताबी ज्ञान जो हमें देता है ना, उन किताबी ज्ञान से बहुत बढ़कर अच्छी बात यह है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं जगहों पे जाएं, उन्हीं जगहों पे ट्रैवल करें जो हमें बेस्ट नॉलेज दे सकती है। मतलब कि किताबों में ज्ञान लेने से अच्छा ये है कि आप रियल प्रैक्टिकल चीज़ में बिलीव करें। पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था, इनके फादर, इनकी मदर, इनकी फैमिली शरिया कानून के जो लॉज होती थी उन चीज़ों को बनाता थे, उन चीज़ों को बनाने में इनके फैमिलीज़ की भागीदारी थी। तो शुरुआती समय से पैसों की कोई तंगी नहीं होगी। ट्रैवलर था, समाज को, दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था ट्रैवल करके, तो इसीलिए ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ही कंसिडर्ड दैट द नॉलेज गेन थ्रू द ट्रैवल इज मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ देन बुक। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे इस व्यक्ति की लगी। उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, वो बहुत सारे प्लेसेस पे गया था, और वो भारत में आने से पहले उन सभी प्लेसेस पे जा चुका था जहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए, भारत में आने से पहले वो मोरक्को में तो सब जगह ट्रैवल करा, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान और कुछ ईस्ट अफ्रीका के कोस्टल पार्ट। मतलब अभी में आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं ना, आप इंडिया के भी सारे प्लेस नहीं घूमे होंगे, लेकिन ये व्यक्ति मोरक्को तो घूमा, पर मोरक्को के साथ साथ ईस्ट अफ्रीका के कोस्टल प्लेस, यमन, ओमान, पर्शिया, सीरिया, इराक, ये सभी कंट्री में होके आ चुका था। और उसके बाद भारत के अंदर इसकी एंट्री होती है सिंध की जगह से 1332 से 33 के बीच में। एनसीईआरटी अपनी रिपोर्ट में या इसकी ट्रैवलिंग जो बुक है उसमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि इस टाइम पीरियड में ये व्यक्ति घुसा होगा कंट्री के अंदर। 1332-33 की कहानी है, भारत के अंदर इसकी एंट्री होती है। भारत में जैसी एंट्री होती है तो उस टाइम पीरियड पे मोहम्मद बिन तुगलक देश के राजा थे, और मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले गयात अल दिन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1325 से लेकर 1351 के बीच में था। तो इस टाइम पीरियड पे ये व्यक्ति जो था 1333 के अंदर प्रॉपरली इंडिया में आया था, और उस टाइम पीरियड पे दिल्ली के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था। सिंध के अंदर से वो बंदा एंट्री मारता है, सिंध, ये याद रखना, ये ट्रैवलर अल-ब्रूनी के बाद आया है। सिंध के अंदर से एंट्री मारता है, और उस टाइम पीरियड पे जब भी एंट्री मारता है, पढ़ी लिखी समझदार फैमिली से था। उस टाइम पीरियड पे हाउ डज इब्न बतूता डिस्क्राइब द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपनी आंखों से देखा, और मोहम्मद बिन तुगलक के जो कोर्ट ऑफिशियल है, अदालती सभा है, उसने कैसे डिस्क्राइब करा। इब्न बतूता ऑन द मीटिंग ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रेजेंटेड हिम द एरो, कैमल, 30 हॉर्स, स्लेव एंड सम ऑफ अदर गुड्स। In return, Muhammad bin Tughlaq responded him with a welcoming gift, 2,000 silver dinar, and furnished horse and job of a judge with an annual salary 5,000 silver dinar. Oh my God! उस टाइम पीरियड में बंदे को क्या सोच समझ के जज की उपाधि दे दी, दिल्ली का इसको काजी बना दिया गया, और ये व्यक्ति भारत के अंदर सही छुआरे लूट रहा था, मजे लूट रहा था। देखो, डिपेंड करता है आपकी पोस्ट कैसी है। आप शुरुआती समय से इस्लाम जगत की फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, शरिया कानून के लॉ को बनाने में आपकी फैमिली लगी हुई है, आप वैसे वेल क्लास रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, ऊपर से ट्रैवल करके मतलब फॉरेन से आए हो, इंडिया को समझना चाहते हो, मोहम्मद बिन तुगलक की नज़र इस व्यक्ति पे पड़ती है और ये व्यक्ति काजी बन जाता है। सोचिए।
कितनी बड़ी बात है। तो जैसे ही काजी बनता है तो अपने आप में ही बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है काजी की दिल्ली सल्तनत के अंदर उस टाइम पीरियड पे। मतलब तुगलक डायनेस्टी एक व्यक्ति को काजी बना देती है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी इसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। देन फाइनली वो जज बना रहता है काफ़ी सालों तक। सुल्तान बाद में उसे एम्बेसडर बनाता है और चाइना 1342 के अंदर वो चाइना भेजता है। एम्बेसडर होते हैं, जैसे आपको पता होगा चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में मेगस्थनीज एम्बेसडर बन के आया था। किस वजह से? अपनी अपनी क्या कहते हैं, जब शादी हो गई थी चंद्रगुप्त की हेलेना से, तो उस टाइम पीरियड पे अफगानिस्तान से एम्बेसडर बन के मेगस्थनीज आया था इंडिया को देख रेख करने के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या है। उसने फिर एक इंडिका बुक लिखी थी। तो ये व्यक्ति वैसे ही अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे कॉन्टिनेंट पे घूम के आया। भारत के हिस्से में जब ये जज बन गया तो भारत के बहुत सारे कल्चर को समझा, बहुत कुछ इसने एनालाइज करा, बहुत कुछ इसने पढ़ा देखा, और उसके बाद इसको फिर फाइनली चाइना भेजा गया। तो चाइना भेजते वक्त भी डायरेक्टली नहीं कि चाइना गया, साउथ पोल से होता हुआ, मतलब साउथ के हिस्सों से होता हुआ, सुमात्रा से होता हुआ, श्रीलंका से होता हुआ, इंडोनेशिया से होता हुआ ये बंदा चाइना पहुंचा। तो उसके बाद भी इसने बहुत सारे चीज़ें देखी। तो ये मालाबार क्रॉस से होता हुआ मालदीव गया, सुमात्रा गया, सुमात्रा से चाइना के पोर्ट पे गया, और चाइना के पोर्ट के बाद देन फाइनली बीजिंग पहुंचा, और इंडिया में 1347 में ये रिटर्न वापस आया। मतलब 1342 में गया, 1347 में वापस आ गया। तो सारा कुछ खर्चा सरकार देगी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो तुगलक डायनेस्टी थी सारा खर्चा उन्होंने दिया। फाइनली वर्तमान समय में जो चाइना की कैपिटल बीजिंग है ये वहाँ पहुँचा। अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए ये व्यक्ति वहाँ गया। तो बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े ट्रैवलर ने पूरी दुनिया उस टाइम पीरियड पे घूम ली। फाइनली जब ये आता है इंडिया के अंदर तो एक बुक लिखता है, दिस इज कॉल्ड द रिहाला। रिहाला अगेन ये अरबिक में लिखेगा, क्योंकि अरबी भाषा से ये फेमिलर था। अरबिक को जब इसने लिखा 14th सेंचुरी के अंदर, तो सोशल और कल्चरल कंडीशन जो भारत में चल रही थी, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, वो सब इसने अरबिक भाषा के अंदर लिखा। ही केयरफुली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द कल्चर, पीपल, बिलीव्स एंड द वैल्यू। इसने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अरबिक भाषा में उस टाइम पीरियड पे कल्चर जो था, सभ्यताएं जो थी, बिलीफ सिस्टम जैसा था, जो कुछ ये देख पा रहा था, इसने वो सारी चीज़ें लिखी। देन उसने क्या रियलाइज़ करा ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब वो इंडिया के अंदर ट्रैवल करता था, तो उसने बताया कि यात्रा करना इंडिया में बड़ा खतरनाक और डेंजरस है, कठिन है। उसने उस टाइम पीरियड पे इतनी यात्राएं करी थी, उसको पर्टिकुलर डे पता चल चुके थे कि इतनी से इतनी दूर जाना है तो मुझे कितने दिन लगेंगे। और वो भारत की एक सिस्टम को देख के बड़ा ही मतलब ताज्जुब हुआ उस बंदे को कि यार भारत में जब हम किसी घोड़े से ट्रैवल करते हैं तो फिर हमें कुछ और महसूस होता है, लेकिन जब हम इसको सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करते हैं तो कुछ हमें और महसूस होता है। तो इसने क्या बताया? इसने बताया मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए, मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए हमें 40 दिन का सफ़र लग रहा है, 40 डेज का सफ़र लग रहा है अगर हम घोड़ों से जाते हैं। सिंध से पंजाब जाते हैं तो सिंध अगर आप देखो तो सिंध से पंजाब, दिल्ली तो ये है तो यहीं कहीं पंजाब का हिस्सा होगा, सिंध इधर होगा। सिंध से पंजाब जा रहे हैं तो 50 डेज लग रहे हैं। उसके बाद इस बंदे ने बताया दौलताबाद से दिल्ली जा रहे हैं, दौलताबाद लगभग यहाँ की साइड में है, दौलताबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो 40 डेज लग रहे हैं। इस व्यक्ति ने बताया, क्योंकि जिस समय में काजी था तो उस समय इसको पता था। ग्वालियर से दिल्ली जा रहे हैं, ग्वालियर एमपी में था, 10 दिन का सफ़र, उसने बताया 10 दिन लग रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसने डेज को काउंट करा, और डेज को काउंट करते समय इसने बताया, इब्न बतूता ने बताया कि ट्रैवलिंग के टाइम पीरियड में बहुत सारे जो घूसखोर होते थे, लुटेरे होते थे, वो इनके ऊपर अटैक भी कर देते थे। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक इतने बड़ी डायनेस्टी का मालिक, दिल्ली का राजा, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग के टाइम पीरियड पे इन पर अटैक हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात है। लेकिन व्यक्ति बड़ा जिज्ञासु था, बहुत क्यूरियस पर्सन था, सीखना बहुत कुछ चाहता था, इसीलिए इसने सीखा। देन फाइनली अपनी कंट्री पहुंचता है, अपनी कंट्री बैक साइड, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, he may even have visit Russia, the Indian subcontinent, China, before returning the native land Morocco. When he returned, the local ruler issued the instruction and his story to be recorded. Finally 1347 के अंदर जब ये इंडिया आता है तो उसके बाद रिहाला लिखता है पर्शिया में। देन फाइनली ये वापस अपनी कंट्री में आता है, और इब्न जुजाई, याद रखना ये पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन, इब्न जुजाई राजा के द्वार एक शलीन निर्देश दिया गया कि इब्न बतूता अपनी यात्रा में दिखे गए शहर तथा अपनी स्मृति में बैठी रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से वे मिले उनके महान साहित्य के तथा उनके धार्मिक निष्ठा संतों के विषय में बताए। तदनुसार इन सभी विषयों पर एक कथनात्मक लिखाओ जिसमें मस्तिष्क को मनोरंजन और कान और आँख को प्रशंसा दी।
साथ ही उन्होंने कई प्रकार की असाधारण वितरण जिसका प्रतिपादन लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिसका संदर्भ भी अभिरुचि जगी। मतलब उस व्यक्ति को जब अपनी कंट्री में वापस बुलाएगा तो उसका वेलकमिंग हुआ। यार इतने कंट्री में गया ना, अफ्रीका गया, एशिया गया, सेंट्रल एशिया गया, रशिया गया, चाइना गया, इंडिया के सारे पार्ट में गया, मोरक्को में तो था ही, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में घूमा। तो जब ये आया बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आया, बहुत कुछ लिखा, इसने देखा, समझाया और वो सारे अकाउंट्स लिखे गए। तो दैट इज़ वाई हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन इंडिया के अंदर जिस टाइम पीरियड पे ये आया था तो उसके 400 सालों के गैप में भी बहुत सारे पर्शिया से आए थे ट्रैवलर, जैसे अब्दुल रगास समरकंदी, ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ये भी आया था। महमूद वली बल्खी, ये भी आया था। शेख अली हजीन एंड देन मोहम्मद बल्किश जो भी है, ये व्यक्ति भी आया है, एंड हजीन, ये सारे हैं जो 400 सालों के गैप में आए थे और इंडिया को विजिट कर रहे थे, इंडिया को देख रहे थे। इब्न बतूता के लिए अनफेमिलियर चीज 3 थी जो पेपर में आने के चांस है, और ये टॉपिक आपने थोड़ा सा समझना है और यही टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है दोस्तों, इब्न बतूता जैसे इंडिया के अंदर आता है वो 3 चीजों से फेमिलियर नहीं होता है और वही 3 चीज पेपर के अंदर आती है। उसके लिए हम ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट बहुत बड़ी वीडियो जाती है तो बच्चा देख नहीं पाता, बोरिंग सा फील होता है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर सीरीज का 4th पार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।